हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, डाइवोर्स। तो जो डाइवोर्स है वो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो सेक्शन 13 है वो डील करता है डाइवोर्स के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग जो मेन कंटेंट है, जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है कवर करने वाले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि डाइवोर्स होता क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स क्या है, उसकी जो है वो डिफरेंट थ्योरीज हैं डाइवोर्स की, जैसे एक फॉल्ट थ्योरी हो गई, म्यूचुअल कंसेंट हो गया, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन हो गया, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी क्या है हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 की, किसके किसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट है वो एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, जो हमारा सेक्शन 13 ऑफ 1 है ना हिंदू मैरिज एक्ट का, वो जो है वो 8 ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है जो कि मैन और वीमेन दोनों के लिए होता है। मतलब वहां पे जो मैन है वो भी उस ग्राउंड पे डाइवोर्स मांग सकता है और जो वीमेन है वो भी उस ग्राउंड पे डाइवोर्स मांग सकती है। तो ये जो ग्राउंड्स हैं, जो 8 ग्राउंड्स रहेंगे वो क्या है, मैन और वीमेन दोनों के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो सेक्शन 13 ऑफ 2 है ना, वो जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड है, वाइफ को प्रोवाइड है। जैसे बाइगेमी हो गया, रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी हो गया, non resumption of cohabitation after the decree of maintenance has been passed, repudiation of marriage। तो ये क्या है, जो ग्राउंड्स है वो सिर्फ किसको है, वीमेन को प्रोवाइड है। तो जो सेक्शन 13 ऑफ 2 है वो इसकी बात करता है। ठीक, उसके बाद इसमें लैंडमार्क केसेस है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का केस है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन बात करता है कि डाइवोर्स है क्या। तो जैसे डाइवोर्स के केसेस क्या हो रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया सब कुछ आया तो क्या हुआ, लोगों के पास में ऑप्शंस बढ़ गए, पहली चीज़ें। दूसरा जो है वो एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। ठीक, लड़कियां भी उतनी एजुकेटेड हो रही हैं जितने लड़के हैं। तो इस पे हम लोग बात ना करते हुए हम लोग जो मेन चीज़ है, जो हमारा टॉपिक है, उस पे आज हम लोग बात करेंगे कि डाइवोर्स का मतलब क्या है। तो डाइवोर्स का मतलब है कि एंड करना किसका, मैरिज का, बाय डिसोल्यूशन ऑफ मैरिटल रिलेशंस। तो जो शादी के दौरान जो रिलेशंस बनते हैं उस चीज़ का डिसोल्यूशन करना। कैसे डिसोल्यूशन, लीगल तरीके से। लीगल तरीके से अगर हम मैरिज का डिसोल्यूशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं। ठीक, आफ्टर डाइवोर्स पार्टीज कैन नो लॉन्गर बी हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जैसे ही डाइवोर्स हो जाता है वैसे ही जो लड़का और जो लड़की है वो हस्बैंड और वाइफ नहीं कहलाते हैं। उसके बाद में उनका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। डाइवोर्स वॉज फॉर्मली अनहियर्ड ऑफ इन जनरल हिंदू। अगर हम लोगों ने बात की थी ना कि जो मैरिज है वो 7 जन्मों का नाता होता है, तो डाइवोर्स नाम की चीज जो थी वो थी नहीं, इनडिसोल्यूबल यूनियन था हस्बैंड का मतलब और वीमेन का। ठीक, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें सेक्शन 13 में क्या, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया। डाइवोर्स क्या हो गया कि मतलब जो इनडिसोल्यूबल रिश्ता था वो डिसॉल्व होने लगा, जो 7 जन्मों का रिश्ता था वो इसी जन्म में टूटने लग गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डाइवोर्स। तो डाइवोर्स में क्या होता है, मनु ने जो है बोला है, मनु ने बोला कि एक बार जो रिलेशन हो गया, हस्बैंड और वाइफ जो है, एक बार रिश्ता हो गया तो वो डिसॉल्व नहीं होता किसी भी वे में। चाहे इंसान जो है वो वाइफ को बेच दे या कुछ भी कर दे, वो क्या है, मतलब जो रिश्ता है वो खत्म नहीं होगा, जो रिश्ता है वो नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब था क्या, ये क्या होता है, जो डाइवोर्स था वो अलाउ ही नहीं था हिंदू लॉ में। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें आई, नई नई चीजें हुई, तो क्या हुआ, जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हुआ बाय म्यूचुअल कंसेंट इन केस ऑफ एन अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद में जो है हाउएवर दिस चेंज्ड व्हेन डाइवोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स क्या है, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर टर्म डाइवोर्स देखे तो स्टैट्यूट नॉट बीन डिफाइंड बाय स्टैट्यूट, मतलब जो स्टैट्यूट है, जो एक्ट है 1955 जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें जो टर्म डाइवोर्स है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, एक तरह का लीगल टर्मिनेशन है, क्या, जुडिशियल कनेक्शन एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द मैरिजेस। जैसे ही मैरिज हुआ वैसे ही क्या होता है, जो वीमेन है और जो हस्बैंड है उनके कुछ राइट्स
जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, आ जाते हैं। तो वो क्या है, लीगल टर्मिनेशन है डाइवोर्स। मतलब जो वाइफ है और जो हस्बैंड है उनका एक दूसरे के ऊपर से जो अधिकार था, जो लीगली अधिकार था, वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो डाइवोर्स वो चीजें हैं। जुडिशियल कनेक्शंस एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक, उसके बाद हैंस डाइवोर्स जो है एक 7 लेटर टर्म है जो कि सेपरेट करता है मैरिड पेयर ऑफ देयर ऑन विल एंड देयर ऑन एग्रीमेंट। मतलब खुद ही जो है सेपरेट होता है मैरिड पेयर ऑफ देयर ऑन विल, मतलब खुद की इच्छा से, और खुद ही एग्रीमेंट में साइन करता है, तो खुद के द्वारा ही। तो अगर देखा जाए तो जो डाइवोर्स है वो सिर्फ 2 लोगों का अलग होना नहीं है, वो 2 परिवारों का अलग होना है। ठीक, तो ये हो जाता है। इसके बाद में अगर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स देखें तो क्या क्या है डिफरेंट थ्योरीज। तो सबसे पहली है फॉल्ट थ्योरी, सेकंड है म्यूचुअल कंसेंट, तीसरा है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। तो अगर फॉल्ट थ्योरी में देखें तो फॉल्ट थ्योरी का कुछ नहीं है, मेन ये है कि 2 पर्सन है, मतलब स्पाउस हैं दोनों, ठीक है, और क्या करते हैं, एक जो पर्सन है वो अगेंस्ट द मैट्रिमोनियल ऑफेंस करता है, मतलब जो भी मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं वो करता है एक भी कोई पर्सन, तो वो क्या हो जाता है, फॉल्ट थ्योरी। मतलब गलती से किसी से चीजें हो जाती है, गलती से मैट्रिमोनियल ऑफेंस कर देता है अगेंस्ट अनदर स्पाउस, तो वो क्या हो जाता है, फॉल्ट थ्योरी हो जाती है। और इसमें इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर दोनों स्पाउस जो है गलती में रहते हैं, फॉल्ट में रहते हैं, तो कोई भी जो है वो रेमेडी के लिए डाइवोर्स मतलब सीक नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड है वो आ जाता है म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, इस थ्योरी में क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों क्या होता है म्यूचुअली कंसेंट, मतलब दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हुए क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। तो इसमें ये रहता है। फिर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये ऐसा रहता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है हैपेंस ड्यू टू फेलियर ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। मतलब ये जो होता है, ये जो डाइवोर्स की जो थ्योरी है वो क्यों होती है, क्योंकि जो पर्सन है वो फेल हो जाता है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, तो ये जो है ये थ्योरी आ जाती है। जो डाइवोर्स है कैन बी taken by the spouse at a last resort, that is when both of them are not able to give, मतलब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो ये वाली चीजें आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो एप्लीकेबल किस पे है। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट इसलिए है, देखो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देख लेंगे कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो वही जो पर्सन्स होंगे वो इस बेसिस पे डाइवोर्स की क्लेम कर सकते हैं जो नीचे ग्राउंड्स दे रखे हैं। तो जितने भी हिंदू हैं सिर्फ उनके लिए ही ये ग्राउंड्स एप्लीकेबल रहेंगे, जो कि सेक्शन 13 ऑफ 1 में दे रखा है, 13 ऑफ 2 में दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 1 हिंदू मैरिज इंडिविजुअल्स प्रोफेसिंग द रिलीजन, मतलब जो कि रिलीजन हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है वो हिंदू हो जाता है। उसके बाद में अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन विच इंक्लूड्स वीरशैव एंड लिंगायत, और अ पर्सन हु इज अ फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, जो भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज को मानता है वो भी क्या है, हिंदू के अंदर आ जाता है। उसके बाद में जो कि बुद्धिस्ट, सिख और जैन है वो भी किसके अंदर आ जाता है, हिंदू के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, अ पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज वेयर द एक्ट इज एप्लीकेबल, वहां पे है जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, डोमिसाइल है वहां से। फिर हाउएवर द एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्सन बिलोंगिंग टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव। मतलब वो किस पे नहीं है, जो भी पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव को मानते हैं ये जो एक्ट है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है, उनको छोड़कर सब पे एप्लीकेबल है। ऐसा कोई भी चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, बोर्न टू पेरेंट्स हु आर हिंदू बुद्धिस्ट, मतलब कोई भी पर्सन या मतलब कोई भी चाइल्ड है जो कि लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो और पैदा हुआ हो कोई भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन से, तो वो भी क्या है, हिंदू के अंदर ही आता है। फिर इसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट हुज वन ऑफ द पेरेंट्स इज बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो, फिर जैन, सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप, मतलब जिस हिसाब से जो बच्चा है वो बड़ा होगा हिंदू के अगर से हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर उसका पालन पोषण हो रहा है, ब्रॉट अप हो रहा है, तो वो उस धर्म का माना जाएगा। उसके बाद एनी अदर पर्सन हु कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा हमने बात कर लिया। उसके बाद जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स है, तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ना उसने जो प्रॉपर जो है वो 8 ग्राउंड्स दिए हैं मैन और वीमेन दोनों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो सेक्शन 13 है वो एक्ट प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। ठीक, तो उसमें कौन कौन से है, जैसे देखो सबसे पहले एक केस देख लेते हैं। केस क्या है, ईश्वर सिंह
वर्सेस हुक्म कौर। इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं बीमार, ठीक, तो उनकी कंसेंट से वो क्या करती है, जो वाइफ है वो करती है शादी। तो इसमें जो लैंडमार्क केस था, मतलब इसमें जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि कोई भी शादी, जब तक अगर कोई शादी एग्जिस्टिंग में है तो दूसरी जो शादी होगी वो इलीगल ही होगी, चाहे उसमें हस्बैंड के कंसेंट हो या कुछ भी हो। अगर शादी एग्जिस्टिंग में है तो वो शादी जो दूसरी होगी वो इलीगल ही मानी जाएगी, ठीक। तो इस केस में ये आया था जजमेंट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड आ जाता है एडल्ट्री का। एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री में जैसे शादी हुई, शादी के पहले की बात नहीं, पास्ट छोड़ो, ठीक, जैसे शादी हो गई उसके बाद में अगर कोई भी पर्सन, यहाँ पे बात सिर्फ मेल की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फीमेल की। अगर शादी के बाद में महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक भी कहीं बाहर इंडल्ज होता है या बाहर कोई फिजिकली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो वो क्या हो जाता है, एडल्ट्री हो जाता है। लेकिन वो जो एडल्ट्री जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, वॉलेंट्रली होनी चाहिए। पहली बात, इंटॉक्सिकेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये कि किसी ने उसको नशा दे दिया या ड्रंकननेस में उससे वो चीज करवा ली तो वो चीज मान्य नहीं रहेगी। यहाँ पे जो मेन इसेंशियल्स हैं वो यही है कि जो भी चीजें हैं वो वॉलेंट्रली और कॉन्सेंशुअल होनी चाहिए, मतलब उस टाइम पे उसका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए और वॉलेंट्रली उसकी खुद की इच्छा से हुआ होना चाहिए। और जिस टाइम पे चीजें हो रही हैं तो वो टाइम, मैरिज उस टाइम पे एग्जिस्टिंग में होनी चाहिए। ये नहीं कि डाइवोर्स के बाद में ये चीजें हो रही हैं तो ऐसा नहीं होगा। शादी के टाइम पे या शादी के पहले भी अगर ये चीजें हुई हैं तो उसको भी वो चीज मान्य नहीं रहेगी। और जो वन ऑफ द स्पाउस इन्वॉल्व इन द इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, मैरिड और अनमैरिड ऑफ द अपोजिट सेक्स, ये चीजें हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देयर मस्ट बी सफिशिएंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ अनदर स्पाउस। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंट होनी चाहिए प्रूव करने के लिए उसमें लायबिलिटी जो भी थी। फिर उसके बाद में हम आते हैं, जो हमारा सेकंड ग्राउंड है वो क्या है, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी में क्या होता है, जो क्रुएलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो क्रुएलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। पहले क्या था, क्रुएलिटी मतलब फिजिकली अगर टॉर्चर किया हस्बैंड ने वाइफ को तो वो क्या आ जाता था, क्रुएलिटी हो जाता था। जैसे हम लोगों ने देखा आसपास में कि जो लोग हैं वो नशा पत्ती करके आते हैं और अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं, ठीक है, गुस्सा आया तो थप्पड़ मार दिया। तो ये सब चीजें क्या थी, पहले क्रुएलिटी थी। लेकिन अभी भी क्रुएलिटी ये चीज तो है, लेकिन अभी और भी चीजें क्या हो गई उसमें एड ऑन हो गई हैं। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को बोल रहा है, ठीक है, दहेज के लिए परेशान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक क्रुएलिटी हो गया। उसे पैसे मांग रहा है तो इकोनॉमिक क्रुएलिटी हो गया। मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि भाई तू दहेज नहीं लेके आई है घर से, तो ये क्या हो गया, मेंटली टॉर्चर हो गया, ठीक। उसके बाद में फिजिकली मारना पीटना, उल्टा जवाब दे दिया तो मारना पीटना, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो मारना पीटना, तो ये क्या हो गया, फिजिकली टॉर्चर हो गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये एक तरह से क्या है, सब चीजें हैं क्रुएलिटी के अंदर। तो देखा कि कैसे पहले क्या चीजें थी क्रुएलिटी और अब क्या हो गई है क्रुएलिटी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसेंशियल्स होते हैं क्रुएलिटी, बहुत सारे ग्राउंड्स है क्रुएलिटी के। जैसे फॉल्स एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री एंड अनचेस्टिटी, भाई वो बाहर इन्वॉल्व नहीं है, जो बंदा है या बंदी है जो बाहर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी इल्जाम लगाया जा रहा है, फॉल्स एक्विजिशन लगाया जा रहा है कि भाई तू बाहर में इंडल्ज है चीजों में। तो वो हो गया डिमांड ऑफ डाउरी, डाउरी का डिमांड कर रहा है भाई लड़का कि डाउरी लेके आओ। फिर रिफ्यूजल टू हैव अ मैरिटल इंटरकोर्स चिल्ड्रन, मना कर रहे भाई, महिला जो है मना कर रहे कि नहीं नहीं ये चीजें नहीं होंगी, रिफ्यूजल, ये भी क्या है, ग्राउंड है डाइवोर्स का। फिर इम्पोटेंसी हो गया, फिर बर्थ ऑफ चाइल्ड हो गया, ड्रंकननेस हो गया, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने का थ्रेट करना, डराना धमकाना, तो वो चीजें भी हो जाती हैं। वाइफ की राइटिंग फॉल्स कंप्लेंट्स टू एम्प्लॉयर ऑफ द हस्बैंड, ये चीजें। फिर इनकैपेबिलिटी ऑफ द टेम्परामेंट, मतलब क्या हो रहा है कि गुस्सा जो है बहुत ज्यादा आता है, मतलब इनकैपेबिलिटी है, प्रॉपर सहन शक्ति नहीं है, तो वो चीजें हो गई। इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब एक दूसरे के साथ में रहना जो है वो मुश्किल है, तो वो वाली चीजें। और क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं होती क्रुएलिटी में, तो ऑर्डिनरी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती है वो क्रुएलिटी के अंदर नहीं आती है। वाइफ्स रिफ्यूजल टू रिजाइन हर जॉब, ये चीजें डिजर्शन वाली चीजें हो गई। आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर विदाउट ट्राइंग, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, क्रुएलिटी हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड ग्राउंड आ जाता है वो आ जाता है डिजर्शन। डिजर्शन क्या होता है, डिजर्शन में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड है, ठीक, ये रहा हस्बैंड, ओके, और ये रही वाइफ। तो चाहे यहाँ पे हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्या करते हैं
जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं, वाइफ से जो है वो दोनों साथ में ना रह के, जो हस्बैंड है वो अपने दिमाग में ऐसे बिठा के चलते हैं कि मुझे इससे अलग रहना है, तो वो क्या करते हैं, अलग रहना जाके स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये वाले घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं वो, ठीक। और यहाँ पे रीजनेबल कॉज भी नहीं देते कि भाई किस वजह से, अगर हाँ जॉब की वजह से अलग रह रहे हैं तो भाई रीजनेबल कॉज है कि हाँ जॉब की वजह से उसको रहना पड़ेगा, लेकिन कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, और उसकी वाइफ की जो है वो कंसेंट भी नहीं है। और इस चीज को करते करते कितना हो गया है, 2 साल या 2 साल से अधिक हो गया है इस चीज को टाइम। तो क्या हो जाता है, वो चीज क्या हो जाती है, डिजर्शन। इस बेसिस पर भी जो वाइफ है या उसका उल्टा भी अगर होता है, जो हस्बैंड है वो इस ग्राउंड पर जो लड़की से डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं, और जो लड़की है वो लड़के से भी डाइवोर्स मांग सकती है इस चीज पे, ठीक। तो ये ग्राउंड जो है वो दोनों को प्रोवाइड है, ना कि सिर्फ हस्बैंड को, ना सिर्फ वाइफ को, दोनों के लिए है, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन में ऐसा है कि जो भी शादी के टाइम पे तो हिंदू थे, लेकिन शादी के बाद में उन्होंने क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो जो वाइफ है या हस्बैंड है वो इस बेसिस पर भी डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं कि भाई जिससे मेरी शादी हुई थी उसने अपना जो धर्म है वो परिवर्तित कर लिया है, तो इस बेसिस पर भी वो डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक केस है, कौन सा, सुरेश बाबू वर्सेस लीला। इस केस में यही था कि जो हस्बैंड है उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया था मुस्लिम को और मैरी किया, मतलब शादी कर ली थी वीमेन से, ठीक। यहाँ पे जो वाइफ लीला थी उन्होंने फाइल किया था केस, डिमांडेड द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन विदाउट हर कंसेंट, ठीक। मतलब इसके कंसेंट से कन्वर्ट नहीं हुआ था, अपने मन से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया था, और विदाउट दी वीमेन्स कंसेंट। तो ये भी क्या हो गया, ये जो है वो लैंडमार्क केस है इसका। फिर आ जाता है इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब क्या है, जो पर्सन है वो फिट नहीं है, मेंटली अनफिट है, चीजों को समझने में इनकैपेबल है, और वो ऐसी बीमारी है जो कि इनक्योरेबल है। मतलब अगर ऐसा है कि 2-4 साल में वो ठीक हो सकता है तो वो ग्राउंड नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कोई चांसेस ही नहीं है कि वो मेंटली फिट हो, मेंटली डिसेबल है, तो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो क्या है कि इस बेसिस पर भी जो वीमेन है वो डाइवोर्स की मांग कर सकती है। उसके बाद में आता है सेकंड जो है वो वेनरल इलनेस है। वेनरल इलनेस क्या होता है, एक तरह का जो है इन्फेक्शियस बाय नेचर रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग द रिस्पॉन्डेंट हैज सफर्ड फ्रॉम इट। यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह का ग्राउंड है जो कि established it the demonstrated that the sickness is infectious and that is was not communicated to the petitioner। तो ये क्या होता है, एक तरह के वेनरल इलनेस ऐसा होता है कि जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जो दूसरे पर्सन में है वो इन्फेक्शन फैला सकती है। और वेनरल इलनेस में क्या होता है कि जो पर्सन अगर कोई जानबूझ के ये चीजें करता है तो इस बेसिस पर भी क्या होता है, जो वीमेन है या मैन है वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स की मांग कर सकता है इस बेसिस पर भी, ठीक। उसके बाद में रिनंसिएशन आ जाता है। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड वाली चीजें आ जाती है। रिनंसिएशन मतलब कोई पर्सन है जो कि सब मोह माया त्याग देता है या छोड़ देता है वर्ल्ड को, तो उसको क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। तो जिसकी सारी मोह माया सब खत्म हो जाती है और वो छोड़ देता है, ग्रह त्याग कर देता है, तो इस बेसिस पर भी क्या होता है, जो पर्सन है, जो मतलब महिला है या जो भी पुरुष है, जो इस चीज से अगर हार्म होता है और तो इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, जो भी महिला या पुरुष है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाता है प्रिज्यूम्ड डेथ। प्रिज्यूम्ड डेथ में क्या होता है कि अगर जो महिला है या पुरुष है, ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर 7 साल तक जो पर्सन है वो नहीं दिख रहा है, आसपास के रिलेटिव्स को नहीं दिख रहा है, किसी को आसपास नहीं दिख रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि भाई 7 साल हो गया, 7 साल से ये पर्सन है कहाँ, तो उसको मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो 7 साल बाद जैसे कंप्लीट होते हैं 7 साल, वैसे ही क्या है, जो भी पर्सन, जो भी स्पाउस है, वन ऑफ द स्पाउस क्या कर सकती है, डाइवोर्स की मांग कर सकती है इस ग्राउंड पर भी, ठीक। उसके बाद में जो ग्राउंड्स है ऑफ डाइवोर्स स्पेसिफिकली फॉर अवेलेबल टू वाइफ, मतलब जो वाइफ है उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड्स है जो कि सिर्फ वाइफ के लिए, यहाँ पे मैन एलिजिबल नहीं है, सिर्फ कौन है, वाइफ एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो बायगेमी बाय हस्बैंड, अगर जो हस्बैंड है वो बायगेमी कर लेता है, ठीक। मतलब क्या हुआ, एक मतलब महिला होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे सरला मुदगल वाला केस भी आ जाता है, क्या होता है, बायगेमी होती है, तो बायगेमी बाय हस्बैंड हो गया।
एक्ट ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी, मतलब एक्ट ऑफ, मतलब वो क्रिमिनल ऐसा हो जाता है, मतलब क्या हो सकता है कि उसका जो क्राइम है वो साबित हो जाता है, ठीक है। एक्ट ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी, तो क्या हो सकता है जो महिला वो नहीं रहना चाहती है ऐसे रेपिस्ट के साथ में, तो वो क्या कर सकती है, इस बेसिस पर भी डाइवोर्स की मांग कर सकती है। और सोडोमी, बेस्टियलिटी ये क्या है, अननेचुरल ऑफेंसेस है, ठीक, जो कि 377 आईपीसी में मेंशन्ड है कि क्या होता है सोडोमी, बेस्टियलिटी क्या होता है, अननेचुरल ऑफेंसेस है जो कि कोई पर्सन अगर करता है तो क्या होता है, अगर इसका एक्यूज्ड बन जाता है तो इस बेसिस पर भी जो महिला है वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है कि मुझे ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना है। उसके बाद में क्या है, नो कोहैबिलिटेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ फॉर, जैसे देखो इसमें क्या मेंटेनेंस का जो डिक्री है वो पास्ड हो गई और उसके बाद में जो हस्बैंड और वाइफ है वो साथ में नहीं रह रहे हैं और उसको साथ में ना रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो इस बेसिस पर भी जो महिला है वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। उसके बाद दूसरा क्या है, रिपुडिएशन ऑफ मैरिज। कल एक बताया था मैंने उसमें मैरिज के बीच में कि उसमें क्या होता है, अगर कोई लड़की है, ठीक है, वो 15 साल से कम है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक, तो क्या होता है 15 साल के पहले उसकी शादी हो गई तो वो चाहे तो 18 साल होने के पहले तक में उस शादी को रिपुडिएट करवा सकती है। 18 साल होने के पहले तक वो उस शादी को हटवा सकती है, ठीक है, वो शादी मान्य नहीं होगी वो चाहे तो ये क्या है, इस बेसिस पर डाइवोर्स हो सकता है कि भाई जब उसकी शादी हुई थी तो 15 साल से कम थी और 18 साल होने तक उसका जो मतलब एक बोलते हैं ना मैच्योरिटी आ जाना, तो उसको मैच्योरिटी आ गई तो उसने उस चीज को बोला कि अभी वो शादी नहीं रखना चाहती है तो वो अपनी शादी को रेपुडिएट करवा सकती है। तो ये चीजें क्या थी, ये सारे जो थे वो क्या थे, जो वीमेंस के लिए हैं मैरिज के डाइवोर्स के ग्राउंड्स वो थे, ठीक है। तो इसमें कुछ केस लॉज हैं, पढ़ लेना आप, लिली थॉम्सन यूनियन ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप तो एक बार पढ़ना और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बताइएगा मुझे कि आज का लेक्चर कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।